हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो लेक्चर। माइक्रोस्कोप नैनो माइक्रोस्कोप की जो सीरीज़ है इसमें ये चौथा लेक्चर है और इससे पहले के 3 लेक्चरों में हम लोगों ने बेसिक ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ी है, व्हाई वी नीड टू स्टडी द माइक्रोस्कोप पढ़ा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक प्रिंसिपल पढ़े हैं, उनमें कुछ आपस में कंपेरिजन पढ़ा है और अब हमें पढ़ना है स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप। इसको इन्वेंट किया गया था 1981 में, बेयरिंग और रोरर ने इसको इन्वेंट किया था और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आज के समय में। चाहे हम उसको बायोलॉजी के लिहाज से देखें, माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से देखें, हर तरफ इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये 2 बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। एक को तो हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट, जो कि एक प्योर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, और दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बारी बारी से इनके बारे में हमें पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड व्हाट इज़ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की। देखिए, ये अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है और एक दूसरा जो सिरा है उसका वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो कई सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखने को मिलते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो कि प्योर क्वांटम मैकेनिकल नेचर का है। इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं दिखाई पड़ता है। जरा समझते हैं इसके बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक बैरियर है, एक पोटेंशियल हाइट है और एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ई है और इस पोटेंशियल हाइट की जो वैल्यू है वो वी है और वी इज़ मोर देन ई। तो हम साई और साई 2 वेव फंक्शन है रीजन नंबर 1 रीजन नंबर 2 में। अगर क्लासिकली देखा जाए तो क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी कम है और इतनी कम है कि बैरियर की हाइट को पार नहीं कर सकता, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमें सजेस्ट करेगा कि कभी भी ये पार्टिकल रीजन नंबर 1 से रीजन नंबर 2 में नहीं जा सकता, क्योंकि ना उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इसको ब्रेक कर सके और ना इतनी एनर्जी है कि उसको जंप करके रीजन नंबर 2 में जा सके। तो रीजन नंबर 2 की एक्सेसिबिलिटी इस पार्टिकल को नहीं होगी, इसीलिए इस पार्टिकल को हम कहेंगे कि ये पार्टिकल रीजन नंबर 2 में अब नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ कहता है कि नो, देयर इज सम होप। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है। अगर ये पार्टिकल बार बार इस बैरियर के साथ इंटरेक्ट करे तो एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी बनती है कि जब ये पार्टिकल इस बैरियर को टनल कर जाएगा। ये फिजिकल टनलिंग नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है। यानी ऐसे नहीं है कि हमने यहाँ कोई सुरंग बना दी जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं। अब आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। पीजो वर्ड जो है वो प्रेशर के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रिक जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज मूवमेंट की वजह से होता है। तो होगा क्या, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उनकी जो चार्ज सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एसिमेट्री एक तरह से उसमें क्रिएट हो जाती है जो कि एक पोटेंशियल क्रिएट करता है और जो कि एक तरह के करंट पल्स को रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेट करने के लिए। तो ये क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जहाँ प्रेशर डिपेंडेंट करंट या आप इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को मान सकते हो। अब आते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है और सब बेसिक क्या है। देखिए, ये एक बड़ा बेसिक सा इसका डायग्राम है स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप का। आप एक सैंपल सरफेस देख रहे हैं उबड़ खाबड़ है, उसके ऊपर एक टिप लगी हुई है जो कि XYZ डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसमें पोटेंशियल दिया गया है और फर्दर इसके अंदर और मॉडिफिकेशंस होते हैं। आइए देखते हैं रियल सिचुएशन जहां हमारे पास एक हम STM के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वो टिप है जिसकी अभी पिछले डायग्राम में हम लोग बात कर रहे थे, और जो नीचे रेड कलर का है ये वो सैंपल है। जरा टिप के बारे में देखिए। टिप के बारे में जरा ध्यान से आप देखोगे तो पाओगे कि टिप बहुत ही शार्प है। शार्पनेस इतनी कि इसकी टिप पर, इस पूरे जो टिप है इस पर सिंगल एटम का स्ट्रक्चर रहता है। बहुत ही फाइन तरीके से इसको बनाया जाता है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें तो आप देखिए कि किस तरह से एटम की स्टैकिंग है और जो टिप का पॉइंट है इट इज़ सपोज टू बी सिंगल एटम। अब क्या होता है कि जो टिप होती है ये उस सैंपल पर मूव करती है। अब आप देखिए टिप को, ये ब्लू कलर की टिप है टॉप पर और गोल्डन कलर का हमने एक एटम का रो मान लिया है। आप राइट साइड में टनल करंट को देखो जिसमें 2 एटमों के बीच में टिप है हमारे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो टनलिंग कम होगी, करंट कम होगी। लेकिन जब एटम के ऊपर एटम है जहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है तो आपको टनल करंट भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जैसे से टिप इस सैंपल के ऊपर मूव करता है वैसे वैसे टनलिंग करंट भी वैरी करती रहती है और ये जो वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो आप वेव देख रहे हो बेसिकली ये उस करंट का वेरिएशन है जो कि टनलिंग की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो टिप को हम जब सरफेस पे मूव कराते हैं XYZ डायरेक्शंस में तो हमें इस तरह के करंट का वेरिएशन दिखाई पड़ता है। अब ये करंट का वेरिएशन पूरी तरह से उस सैंपल के सरफेस पर जो एटमों का अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। एटम जिस तरह से रैंडम होंगे, रेगुलर होंगे, उसी हिसाब से करंट भी हमारे पास रैंडम और रेगुलर होंगे। तो यहाँ X, Y और डेप्थ यानी Z डायरेक्शन का पूरा वेरिएशन मिलता है।
अब मॉडर्न हमारे पास जो विजुलाइजिंग के टूल हैं कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू, हम इन सारे डाटा को जब हम मैच करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास उस सरफेस पे जो भी मॉलिकुलर उबड़ खाबड़ है वो सब कुछ हमें दिख जाता है। तो आप इस डायग्राम में देखो, ये एक रियल डायग्राम है जिसमें कि कॉपर के 111 प्लेन को देखा गया है। 2x2 नैनोमीटर का ये पूरा एक सैंपल का साइज है। ये देखिए एक और ये सैंपल है जहाँ पर आप जो पीक देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ को दिखा रहा है। तो देख रहे हो आप किस तरह से सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक वेरिएशन दिख रहा है, हाईएस्ट पीक है, लोवेस्ट पीक है। तो जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है ये उसका है। आप देख रहे हो यहाँ कहाँ एटम है और कहाँ पर वैकेंसीज हैं और कहाँ पर एनोमली है, डिफेक्ट है, सब कुछ आप देख पा रहे हो। ये इतना छोटा होता है, नैनो लेवल का होता है कि हम नॉर्मल आई या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से तो इसको देख ही नहीं सकते। अब आप देखिए एक और बेहतर डायग्राम है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एटम कैसे रैंडमली एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगेन कॉपर के और 50x50 नैनोमीटर का ये इसका डायमेंशन है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है या किसी तरह की हमने इम्प्योरिटी ऐड की है। तो आप ये देखो एक डायग्राम है, तो ये हमारे पास कोबाल्ट आइलैंड है जो कॉपर के सरफेस पर क्रिएट है। तो कॉपर एक अलग तरह का एलिमेंट है, उसकी डेंसिटी, कोबाल्ट की डेंसिटी अलग है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये आइलैंड के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा करके इस तरह की इरेगुलरिटी को देख सकते हैं। अब अगर ये तो एक एनिमेशन का था, अब अगर हम रियल जो एक डायग्राम देखते हैं तो आप देख लीजिए ये एक वो रियल सिचुएशन है। एक और एप्लीकेशन है STM का जहाँ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। देखिए अगर टिप और सैंपल के बीच का पोटेंशियल हम चेंज कर दें तो टिप की मदद से हम किसी भी एटम को उस अट्रैक्टिव पोटेंशियल की मदद से कहीं से पिक कर सकते हैं और फिर इसको उठा कर कहीं पर हम प्लेस कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से एटॉमिक मैनिपुलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक MPI लेबोरेटरी का एक आपके पास सैंपल है जहाँ पर उन्होंने एटम को अरेंज करके एक खास तरह का MPI पैटर्न बनाया था और 6x6 नैनोमीटर का ये पूरा शेप है। तो अब ये एक डायग्राम है जो अभी आपने देखा उसी का एक कार्टून है जहाँ मेटल टिप है और सैंपल है और टनलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह से हम फीडबैक लूप के थ्रू वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करके इस पूरे सरफेस की जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं, फिजिकली इसको विजुलाइज करते हैं। जो हमारे पास डायग्राम बन के आते हैं वो एक बेहतर तरीके से सबको दिखाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में हमने देख लिया है कि इंस्ट्रूमेंट में जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसमें टिप होती है, पोटेंशियल डेवलप करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है, फीडबैक सर्किट लगा होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यहाँ पर काम करता है और एक टनल करंट होती है। टनल करंट IT जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसका एक एनालिटिकल मैथमेटिकल रिलेशन निकालना चाहें कि टनल करंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो उसको भी मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। एक इंट्यूशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल आप लगाओगे तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर टिप और सैंपल के बीच की दूरी को आप चेंज करोगे तो भी डेफिनेटली टनलिंग उसी हिसाब से प्रभावित होगी। तो इन्हीं सारे फैक्टर को हम इंक्लूड करते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन में। तो IT इक्वल टू होता है V टाइम e⁻⁻CD। ID इज ऑब्वियसली टनल करंट है, C कांस्टेंट है जो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन, सैंपल साइज और उस सब पे। D जो होता है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टिप ऑफ द STM और सैंपल सरफेस, जिन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक पोटेंशियल इस्टेब्लिश किया है। और V क्या है? जो V है पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल बायस पोटेंशियल, बायस मीन्स आप टिप को और सैंपल को किस तरह से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पर रखते हो ताकि उनके बीच में टनलिंग फिनोमेना हो सके। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको हम यूज करते हैं टनल करंट को विजुलाइज करने के लिए। तो अब देखिए आप जैसे मान लीजिए अगर हम उसी पिछले एनिमेशन को एक डायग्राम से शो करें तो हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल पे कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट है, हमने टिप लिया जिसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, सैंपल को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है और उनके बीच में जो बायस वोल्टेज है वो V है। तो आप ये जो D देख रहे हो, D इज व्हाट? D इज द डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड सैंपल। नॉर्मली ये जो डिस्टेंस होती है नैनोमीटर के रेंज में होती है, 0.1 नैनोमीटर। तो आप सोच सकते हो कितना क्लोज हम इस टिप को सैंपल की सरफेस के रखते हैं, बहुत ही पास रहता है, तभी उसमें वो एक डोमिनेटिंग अमाउंट की टनल करंट हमें मिल पाती है। तो अगर हम इस टनल करंट इस डिस्टेंस को ऊपर नीचे करें, वेरी करें, तो हम अपने टनल करंट में उस तरह का वेरिएशन ला सकते हैं या हमें ऑब्जर्व होगा। अगर एटॉमिक रेजोल्यूशन की बात करें, मतलब कितने बारीक तरीके से इमेज हमें मिल सकती है, तो XY प्लेन पर जब ये टिप मूव करता है मतलब आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए जो होता है वो करीब करीब 0.01 नैनोमीटर होता है। तो यानी XY स्पेस में अगर एटम इतनी डिस्टेंस पर भी अलग अलग है तो भी हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं। Z एक्सिस मतलब अगर हाइट के अलॉन्ग एटम में ऊबड़ खाबड़ है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो 0.002 नैनोमीटर जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है XY के कंपेरिजन में, तो हम उतना हम वेरिएशन यहाँ पर देख सकते हैं।
और जो टिप होती है हमारी वो प्लेटिनियम इरिडियम की होती है या टंगस्टन की बनाई जाती है। खैर आजकल तो धीरे धीरे बकी बॉल्स का धीरे धीरे उसको हम नैनो ट्यूब वगैरह को भी यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आज की डेट में एक्सप्लोर की जा रही हैं। अब हमें एक और बात पढ़नी है, इसको कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसटीएम, मतलब किन किन तरीक़ों से हम एसटीएम को यूज कर सकते हैं। तो दो मोड यहाँ पर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट हाइट मोड और दूसरा होता है कांस्टेंट करंट मोड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कांस्टेंट हाइट मोड में हम सैंपल और टिप के बीच की हाइट को हम हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। तो टिप की हाइट कांस्टेंट रहती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है तो कहीं टनल करंट ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। हाँ, तो वेरी करेगा क्या, टनल करंट। कांस्टेंट करंट मोड में हम फीडबैक सर्किट के थ्रू करंट को कांस्टेंट रखते हैं। तो करंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टिप को अपनी जगह पर अप एंड डाउन होना पड़ेगा ताकि वो एटम सैंपल के साथ अपनी डिस्टेंस मेंटेन करे और करंट को मेंटेन रखे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सैंपल सरफेस है और टिप है, और टिप के और सैंपल सरफेस के बीच में एच डिस्टेंस है। तो इसी एच डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो टिप है ये इस पूरे सैंपल के सरफेस पर एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा, जो करंट यहाँ पे आएगा, अगर हम उसको वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करें और एक्स और वाई के अलॉन्ग हम अपने टिप को मूव कराएं तो हमारे पास करंट के वेरिएशन आएंगे। तो आप जैसे डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर हमें सरफेस की पूरी टोपोग्राफी दिख जाएगी अलॉन्ग द एक्स एंड वाई प्लेन एंड विद जेड एक्सिस ऑल्सो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइट रखते हैं कांस्टेंट सैंपल के साथ और टिप को वेरी करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, क्योंकि हम 0.01 नैनोमीटर की इतनी कम हाइट पर टिप को रख रहे हैं। मान लीजिए हमारा सरफेस रफ ज़्यादा है, तो कहीं पर वहाँ वैली पोजीशन और अचानक से वहाँ कहीं एनॉमली आ गई तो क्या होगा, जो टिप होगा वो सैंपल से रगड़ जाएगा। जैसे टिप सैंपल से रगड़ेगा तो उसकी टिप जो टिप पर एक एटम की पोजीशन है वो वहाँ से बिगड़ जाएगी। जैसे वो बिगड़ेगी वैसे टिप की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी टनल करंट को ऑब्जर्व करने की, और जैसे सेंसिटिविटी इसकी रिड्यूस होगी तुरंत हमारे जो आउटपुट है उसके डायग्राम उस पर असर पड़ेगा। तो टिप की लाइफ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कभी भी सैंपल के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। तो इससे बचने का तरीका क्या है, कांस्टेंट करंट मोड। कांस्टेंट करंट मोड में क्या होगा कि हम करंट की वैल्यू को फिक्स कर देंगे कि मतलब इतनी ही करंट यहाँ वेरी करनी चाहिए। तो जब करंट की वैल्यू आप फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, जो टिप होगा वो सरफेस की उबड़ खाबड़ होने के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि टनल करंट कांस्टेंट रहे। अब इस जगह पर जहाँ टिप अपनी जगह पर जेड डायरेक्शन में अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगी, तो यहाँ पर हम एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वहाँ पर रख देंगे। तो वो क्रिस्टल क्या होगा, वो उस टिप के मोशन को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उस मोशन के हिसाब से वो प्रेशर जो क्रिएट होगा उससे वो फीडबैक सर्किट के थ्रू करंट जनरेट करेगा, और फिर हम एक पूरा सरफेस की टोपोग्राफी हम बना पाएंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कांस्टेंट करंट मोड में कि हमारी जो टिप होती है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आती। ऐसा ना होने की वजह से, सरफेस की उबड़ खाबड़ होने की दिक्कत की वजह से कहीं पर भी उसमें टक्कर नहीं होती, टिप खराब नहीं होती। तो जाहिर सी बात है टिप की लाइफ बढ़ जाती है, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे जो इकोनॉमिकल बर्डन है वो भी कम आता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर बोझ बढ़ जाता है। हमें एक ऐसा फीडबैक सर्किट तैयार करना पड़ता है जो कि बहुत ही बारीकी के साथ करंट को एडजस्ट, हाइट को एडजस्ट करे, और फिर वो जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व करे। बट मॉडर्न डेज में हम लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। सो वी हैव 2 मोड्स ऑफ द ऑपरेशन फॉर स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप, कांस्टेंट हाइट एंड कांस्टेंट करंट। एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कंडक्टिंग सेमी कंडक्टिंग सरफेस है उनकी एनालिसिस करने में इसका एप्लीकेशन है। सुपरलैटिस स्ट्रक्चर की स्टडी करने में इसको हम यूज कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा है कि लेबोरेटरी ने MPI लिखने के लिए मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को इधर उधर किया, तो उसमें भी कर सकते हैं। ये न्यू काइंड के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और जो बॉन्डिंग इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, किस तरह से सरफेस पर एटम और मॉलिक्यूल क्लस्टर्स हैं या उनके क्या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। अब जरा कंपेयर करते हैं अपने पिछले लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पढ़े थे और आज जो हमने टनल माइक्रोस्कोप जो पढ़ा है। देखो भाई, ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन दोनों का बिल्कुल अलग प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल के लिए ज़्यादा यूजफुल है। यूजफुल इन सेंस कि हम उसमें बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, हम ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप को देखने के लिए, नैनो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सरफेस के स्ट्रक्चर को और ध्यान से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए 0.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। STM जो है वो पूरी तरह से क्वांटम रीजन पे काम करने वाला डिवाइस है। अपनी इसकी भी इंपॉर्टेंस है। 0.01 नैनोमीटर का एक तरह का कह सकते हो रेजोल्यूशन देता है, जो कि उतना तो नहीं जितना कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में है, लेकिन कई सारे बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, ये सब की स्टडी करने में भी इसको हम काफ़ी यूज कर रहे हैं आज की डेट में। तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट यूजफुल है। नैनो क्रिस्टल के एनालिसिस, नैनो स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने के लिए, कैरेक्टराइजेशन करने के लिए दोनों का इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी डिवाइस, जो लास्ट डिवाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। अब देखिए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप शायद उन्हीं ग्रुप ने डेवलप किया था जिन्होंने STM को डेवलप किया था, आई थिंक। और ये बिल्कुल एक अलग तरह के सिद्धांत पे काम कर रहा है और काफ़ी फ्री, मतलब यूजर फ्रेंडली है ये। अगर आपके पास सरफेस नॉन कंडक्टिंग है तो भी कोई बात नहीं है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप वहाँ काम कर सकता है। किसी तरह कोई वैक्यूम कंडीशन सैंपल को रखने के लिए, चैम्बर वगैरह, वो सब की उतनी ज़्यादा इशू नहीं है। सैंपल को प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब कंपेरेटिवली हम बात कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और STM टनल माइक्रोस्कोप जैसा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। आप इसको कर सकते हो स्पीड के साथ। अगर आपको सरफेस की एनालिसिस करनी है आप इसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली, क्वांटम मैकेनिकली डिटेलिंग नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज़ इट। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, इसे मान लीजिए कुछ सैंपल है जिसको बिना फ्लूइड के आप लिक्विड मीडियम में रख के ही काम कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द जैसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, तो AFM के ऊपर ये नहीं है, वो उस पर भी बड़े आराम से काम कर जाता है। अब देखिए, एक एनिमेशन के थ्रू इसको हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो अगर हम ये देखें, ये हमारे पास इसका सैंपल है जहाँ की एक स्पेसिमेन है, उसको पीजो इलेक्ट्रिक टेबल पे रखा हुआ है, और एक कैंटिलीवर है, एक तरह का इलास्टिक होता है जिसके ऊपर एक टिप होती है, और लेज़र से उसके ऊपर हम लाइट फोकस करते हैं, और वो जो लाइट होती है वो एक 4 सेगमेंट फोटो पैनल पर गिरती है। तो जैसे जैसे टिप मूव करेगी उस हिसाब से जो रिफ्लेक्टेड लेज़र है वो उस पर पैनल पे उस हिसाब से मूव करेगा, वैसे फोटो करंट डेवलप होगी, और एक सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो उस करंट को ऑब्जर्व करके उस सरफेस की स्ट्रक्चर को हमें बताती रहती है। तो देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। आप देखिए लेफ्ट में और राइट में एक ही चीज़ है। ये लेज़र है, लेज़र जो है वो इस टिप के टॉप पर फोकस हो रही है और एक पैनल के ऊपर गिर रही है, और आप देखो जो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है उस पर उसका एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जिस तरह का सैंपल है उबड़ खाबड़ है, वैसा ही हमारे पास जो इमेज है वो भी दिख रही है, जो ग्रीन कलर की आप इमेज देख रहे हो राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में। तो एक तो है कांटेक्ट के साथ है, दूसरा होता है एक और तरीका है जो नॉन कांटेक्ट होता है, जिसमें कि हम एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी टिप को वाइब्रेट कराते हैं, और जैसे जैसे वाइब्रेशन के साथ साथ जैसे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, और उस चेंज को हम एक पैनल पर उसको बना लेते हैं। अच्छा, इसको एटॉमिक फोर्स को कहते हैं। उसके लिए आप इस डायग्राम को देखिए, जो रेड कलर का डायग्राम दिख रहा है। चलिए हम आपको इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अपने AFM के बारे में बात करें, अगर हम AFM को अलग से देखें, मान लीजिए AFM में क्या है, एक टिप है और हमारे पास एक सैंपल सरफेस है। अब सैंपल जो है वो एटम से मिलकर बना है, टिप है उसको फाइन किया गया है, उसकी भी टिप पर मान लीजिए सिंगल एटम इतना फाइन हो गया है। अब क्या हो रहा है, ये एटम और जो सरफेस का एटम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो अभी तक क्या है, टिप जब दूर है तो दोनों में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से टिप जो होती है वो सैंपल की तरफ मूव करती है। तो राइट साइड में जो डायग्राम आप देख रहे हो वहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरफ डिप कर रहा है। लेकिन जैसे ये टिप बिल्कुल सरफेस के पास आ जाती है तो टिप पे जो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो सैंपल के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनकी डेंसिटीज इंटरेक्ट करती हैं और एक रिपल्सन क्रिएट होता है। तो तुरंत जैसे रिपल्सन क्रिएट होगा वैसे हमारे ग्राफ में वेरिएशन आएगा। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, जो पहले तो रिड्यूस करता है देन फर्दर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम एटॉमिक फोर्स काम कर रहे हैं टिप के बीच में और सैंपल के एटम के बीच में। इसी वजह से, इसी मैकेनिज्म की वजह से इसको हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कैंटिलीवर के साथ जुड़ी हुई टिप है और जो सैंपल के एटम है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। आइए देखिए इसी एनिमेशन में कैसे हो रहा है। तो जैसे जैसे टिप आप देखो पास आ रही है, अब वो ग्राफ नीचे जा रहा है, जैसे कांटेक्ट में आता है रिपल्सन होता है, वो जो ग्राफ है वो एकदम से शूट कर जाता है ऊपर की तरफ। ऊपर हमने पोटेंशियल के फॉर्म में किया था, हमने फोर्स के टर्म में किया, एक ही बात है, जुड़े हुए हैं आपस में दोनों टर्म। ओके, सो दिस इज द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो STM से बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अलग है, लेकिन इसके बाद भी ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ में।
अगर हमें बहुत डिटेलिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सरफेस का एक मोटा अनुमान चाहिए, मतलब मोटा का मतलब उतना डिटेल इतना STM या इलेक्ट्रॉन में चाहिए, देन इट इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस। तो जैसा कि एनिमेशन में देखा है हम लोगों ने, कॉन्टेक्ट मोड से लेकर के नॉन कॉन्टेक्ट मोड दोनों ही जगहों पर इसको बड़े अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये एक बहुत अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट काम करता है AFM। अपने अपने एडवांटेजेस हैं कॉन्टेक्ट मोड और नॉन कॉन्टेक्ट मोड का, तो जो बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं AFM को तो आप उसको जानेंगे। तो हाल फिलहाल हम लोग अब बात करते हैं AFM के एप्लीकेशन की, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। तो शुरू में हम लोगों ने बात कर ली है कि ये एक यूजर फ्रेंडली किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेस के स्ट्रक्चर को बता सकता है, लेकिन उतनी डिटेलिंग से नहीं जितना कि STM या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लेकिन फिर भी इसकी सहायता से हम सरफेस पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनको हम ग्रुप फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ पर क्लस्टरिंग हो रही है, कहाँ पर एक स्पेसिफिक फैमिली के हमारे एटम हैं और कहाँ पर सैंपल जो हमने लिया है उसके अपने नेचुरल एटम्स हैं। तो इतना तो इससे हम सरफेस पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी वर्टिकल और लैटरल रेजोल्यूशन की बात करें तो वर्टिकल रेजोल्यूशन जो होता है वो करीब 0.1 नैनोमीटर का होता है, नॉट एज गुड एज द STM ऑब्वियसली, एंड द लेटरल जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो 1 नैनोमीटर का होता है। तो वहाँ पर 0.002 नैनोमीटर इस तरह की बात हो रही थी, यहाँ तो इससे कम है। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली एट दी फॉर द इंडस्ट्रीज, जहाँ पर कि चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री की इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, जहाँ पर हमें सरफेस स्ट्रक्चर को पता करना होता है, थिन फिल्म इंडस्ट्री हो जहाँ थिन फिल्म वगैरह को हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और अगर इससे बात करें तो इससे हम साइज ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम को देख सकते हैं, सरफेस की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, सरफेस के टेक्सचर को देख सकते हैं, और अगर हम थिन फिल्म वगैरह की बात करें तो रफनेस वगैरह की स्टडी हम उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके आप मान सकते हो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स भी हम इसकी सहायता से ले सकते हैं। तो पहले हमने क्वालिटेटिव की बात की, हमने क्वांटिटेटिव की बात की। तो होप यू लाइक इट एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।